अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे साइफर के हवाले से। वो साइफर जिसे बताया गया कि उस साइफर में अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की वाज़े हदायत दी थी, वाज़े सबूत था। उस साइफर के बारे में मज़ीद वाक़यात, उस साइफर से जुड़े हुए वाक़यात आपको बताएंगे। और इसी तरह का एक साइफर आजकल भी हमारे एक सफ़ीर ने लिखा है, उसके बारे में भी बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम चलेंगे इस्लामाबाद में सना यूसुफ, एक नो उम्र बड़ी प्यारी बच्ची, एक गुड़िया की तरह बच्ची, उसको कत्ल किया गया था। टिकटॉक की स्टार थी, उस बच्ची के कत्ल का फैसला आ गया है, उस बारे में बताएंगे आपको। और फिर एक और मामला है, वो मामला है इस्लामाबाद में 1 साल पहले एक पुलिस अफसर, इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर पर इल्ज़ाम लगा था एक नौजवान 28 साल नौजवान के कत्ल का। वो नौजवान जो है उसका कत्ल हो गया, 1 साल आज गुजर गया है, फैसले के करीब है ये सारा मामला। उस नौजवान के वालिद ने और उसकी बहन ने हमसे रब्ता किया है, हमने उनसे भी बातचीत की है, वो बातचीत भी आपको दिखाएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। फ़खर साइफ़र का जो मामला है ना वो अभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। कल हमने साइफ़र पढ़ भी दिया, उसके ऑपरेटिव पार्ट भी बता दिए। और मुझे याद है कि आपने भी साइफ़र के बारे में स्टोरी की थी द न्यूज़ में। मैं तो वैसे अभी भी हैरान होता हूँ, असल में तकसीम हो गई है ना। पीटीआई कहती है कि नहीं, साइफ़र इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने कहा और फ़ौज ने उस पर अमल दरामद कर दिया। अब हम मेरे जैसे बंदों का मौक़िफ़ तो साइफ़र पढ़ के बदल गया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर पहले कोई शक भी था ना तो ये क्लियर हो गया है कि इसमें सबूत कोई नहीं है। और कभी भी कोई मुल्क किसी हुकूमत को उठाता है तो लिख कर या बोल कर सबूत नहीं दिया जाता, और इसमें तो लिखा भी कोई ऐसी बात नहीं है। आपने स्टोरी की थी द न्यूज़ में, मैं चाहूँगा कि क्या बड़े वाक़यात हुए थे 7 मार्च को जब साइफ़र लिखा गया था असद मजीद की तरफ से, उसके बाद से तहरीक अदम एतमाद तक के जो बड़े वाक़यात हैं वो क्या हुए थे, आप कुछ बताएं। बिल्कुल शाह जी, असल जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस साइफ़र का, और फिर उसके बाद जो इमरान खान ने बयानिया बनाया, वो इन्हीं 8 मार्च से लेकर 27 मार्च तक के दौरान ये जो 20 दिन थे ना, वो बड़े अहम थे। उसमें इमरान खान ने जो मूव्स पॉलिटिकली चली वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर ये तय होता है कि क्या ये साइफ़र वाकई जो अमेरिका की साजिश था या नहीं था। पहली बात तो ये है कि ये जो तकरीब थी ना, ये असद मजीद साहब को बेल्जियम ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये ग़ालिबन कोई यूरोपियन यूनियन या उसके वहाँ पे ट्रांसफ़र होके जा रहे थे। तो ये जो तकरीब की गई थी ये उनकी फेयरवेल तकरीब थी असद मजीद की, और उसमें इनको इनवाइट किया गया था जिसमें ये डिस्कशन हुई। और ये डिस्कशन अगर आप साइफ़र पढ़ें तो असद मजीद साहब ने ही ये इस गुफ्तगू इसी बारे में वो की थी कि अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात और अमेरिका क्यों इनिशिएट पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो साइफ़र है ये पाकिस्तान में जो पहुंचा वो 8 को पहुंचा था। अब जो टाइम डिफरेंस है 12 घंटे वाला, कल भी हमने डिस्कस किया था, उस टाइम तक यहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद ऑलरेडी मूव हो चुकी थी, कौमी असम्बली में उसकी करारदाद पेश हो चुकी थी। उससे भी 1 हफ़्ता पहले जो है वो जो अपोजिशन पार्टीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें जो पीडीएम के रहनुमा थे मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हम अगले हफ्ते ये नो कॉन्फिडेंस मूव इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश करने जा रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइफ़र के हवाले से, साइफ़र होता क्या है? बुनियादी तौर पे एक मरासला जो है उसके लिए यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब हर मुल्क का अपना जो साइफ़र के लिए कोड बुक्स होती हैं। पाकिस्तान में भी ये साइफ़र की जो कोड बुक होती है वो हर साल कैबिनेट डिवीज़न उसको तब्दील करता है, अपग्रेड करता है। यानी वो जो कोड्स होते हैं, ताकि वो दूसरा दुश्मन मुल्क उन कोड्स को डी कोड ना कर ले, वो हर साल तब्दील होके आपके जो तमाम एम्बेसीज़ में, इवन आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स होते हैं उनके पास भी हर साल साइफ़र बुक जाती है। उसमें कोई भी अगर मैसेज कोडेड आता है तो वो उसको डी कोड करके ये एक प्रॉपरली, जिस तरह ये इस सूरत में वो साइफ़र आता है। अब ये जो मैसेज होता है या जो साइफ़र है, ये एक जो पीटीआई इसको कह रही है कि आर्मी चीफ़ को क्यों गया, डीजीआईएसआई को क्यों गया, ये पहली बात तो हमें ये समझने की है। मेरी मुख्तलिफ 2-3 डिप्लोमेट्स रिटायर्ड से बात हुई साइफ़र के हवाले से कि क्या ये
नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि आप जो है वो सर्विसेज चीफ्स या आर्मी चीफ्स को भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इन सब को भेजते हैं। उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक उसको जानते हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस है कि ये तमाम सर्विसेज चीफ्स को भी जाता है साइफ़र की जो कॉपी होती है डायरेक्टली, मतलब, और उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री को भी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी, और रेलिवेंट कोई अगर किसी के हवाले से, मिनिस्ट्री के हवाले से हो तो उस पर। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कह रहे हैं कि एक तो आर्मी के हवाले से इन्होंने कहा कि ये शायद ये इमरान खान वाली वो कॉपी नहीं है, ये शायद ये जो लीक की गई है वो फ़ौज की तरफ से की गई होगी। इसमें होता क्या है कि ये जो साइफ़र आता है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि वाशिंगटन एम्बेसी से गया और डायरेक्टली वो जनरल बाजवा का जो उस टाइम आर्मी चीफ थे उनके ऑफिस में ये चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो साइफ़र का जो डिपार्टमेंट होगा वो उसको डिकोड करता है, एक कर्नल रैंक का होगा, वो आगे फिर अपने बॉस को, ब्रिगेडियर को भेजेगा, वो आगे फिर वो भेजेगा किसी मेजर जनरल रैंक को, और अल्टीमेटली जो है वो इनके जो जॉइंट चीफ्स वो होते हैं, जो आर्मी चीफ के कौन होते हैं, जो उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे ना। हाँ, नहीं वो नहीं, जो इनके वो होते हैं, जो आर्मी चीफ से सेकंड इन वो होते हैं, जो आर्मी चीफ के स्टाफ में होते हैं, वो हाँ, चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, चीफ आर्मी ऑफ चीफ स्टाफ के पास जाता है। वो जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो जाके एक ब्रीफ समरी बना के वो आर्मी चीफ को दे देते हैं। ये एक तरीका कार होता है जो साइफ़र का। अब जो इमरान खान बयानिया बना रहा है ना कि अमेरिका के कहने पे ये जो है वो जनरल बाजवा ने उनके ये तरीके अदम एतमाद लाने में, उनकी रजीम चेंज करने में ये किरदार अदा किया। कम जनवरी 2025 को मैंने ये स्टोरी की थी। एक तो ये कि ये 11 नुकात हैं इस साइफ़र में ये जो आए हुए हैं, उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कि कब ये साइफ़र किसको मिला और फिर ये उसके बाद इमरान खान क्या किया। 12 मार्च को शाम को उस टाइम के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, ये साइफ़र 12 मार्च को उनको मिला था आर्मी चीफ़ को। मतलब 8 मार्च का जो है वो साइफ़र आया, उसके बाद ये डिकोड होना, वो प्रोसेस जो होता है उससे होता होता ये 12 मार्च को उनके पास पहुंचा। 13 मार्च को एक तकरीब होती है कामरा में, एक हैंडिंग ओवर सेरेमनी थी जहाज़ों की, उसमें ये आर्मी चीफ़ जाते हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, इमरान खान भी। तो वो जो आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, वो साइफ़र अपने साथ ले गए और उन्होंने साइड लाइन पे इमरान खान के साथ बात की और उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र आया आपने देखा है इसको? तो उस पे वो कहते हैं हाँ मैंने देखा है, इसमें तो कोई ऐसी काम की बात नहीं है, ये सारी रूटीन की बातें हैं इसमें। उन्होंने बताया, मुझे आज़म खान ने बताया है जी, तो वो अपने सेक्रेटरी का जिक्र किया। मुझे बताया, और ये इसमें तो कोई रूटीन की बात ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो इमरान खान उसको आर्मी चीफ को बात कर रहा है ये वाली, उससे एक दिन पहले इमरान खान की मुलाकात होती है चंद जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी थे और जो एंकर्स थे उनके साथ। एक दिन पहले 12 मार्च को, 12 मार्च को इमरान खान जो है ना वो उन सहाफ़ियों को बताते हैं, और ये चली थी, खबरें चली थी सहाफ़ियों की, इमरान खान से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के पास पता नहीं कोई बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है जिसके बाद इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद अब नहीं आएगी। तो यही बात इमरान खान ने उन एंकर्स को बताई थी कि अब मैं देखता हूँ ये अपोजिशन वाले मेरे ख़िलाफ़ कैसे ये वो लाते हैं जो तहरीक अदम एतमाद है। अब 12 को ये सहाफ़ियों से बात कर रहा है, 13 को आर्मी चीफ़ को कह रहा है कि कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। 15 और 16 इन 3 दिनों में ये जो है वो 3 मिनिस्टर्स को भेजता है जनरल बाजवा को कि आप एक्सटेंशन ले लें और उसके बदले में इनसे जो तरीक़े अदम एतमाद है वो ख़त्म करवा दें। ये 3 दिनों में ये होता है 13 के बाद। अब 16 तारीख को वाशिंगटन में एक और तकरीब होती है, और उस तकरीब के जो की नोट स्पीकर होते हैं वो पता कौन होते हैं? वो डोनाल्ड लू होते हैं। वो डोनाल्ड लू जो है ना वो दोबारा से इन्हीं की हुकूमत में वो एक तकरीब से खिताब करते हैं और वाया जूम करते हैं, और उसके बाद 22 तारीख को यहाँ पे एक अमेरिका का डेलीगेशन आता है, और वो जो अमेरिका का डेलीगेशन थी उसमें अंडर सेक्रेटरी थी कोई एजरा ज़िया, और उसके साथ जो अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान के लिए वो भी साथ होते हैं। वो यहाँ पे आते हैं। जो OIC की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से, तो उसमें अमेरिका ने अपने ये जो ऑब्ज़र्वर के तौर के ऊपर यहाँ पे भेजे थे। वो जो अमेरिका का डेलीगेशन था वो OIC का सिर्फ वो जो समिट है वो अटेंड नहीं करता, बल्कि वो इमरान खान से भी मुलाकात करता है, वो इनके मुख्तलिफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करता है। यानी कि वो अमेरिका जिसका इमरान खान आगे जाके बयानिया बनाएगा कि मेरी हुकूमत गिरा रहा है, उसके जो अंडर सेक्रेटरी यानी उनके जो अहम तरीन जो कुछ वो थे एहलकार थे, उनको ना सिर्फ वेलकम किया जाता है बल्कि उनके साथ मुलाकात भी होती है। उसमें कोई डिस्कशन नहीं होती कि आप हमारे ख़िलाफ़ कोई कंस्पिरेसी कर रहे हैं। 16 जो 22 के बाद फिर एक इवेंट होता है 26 मार्च को। 26 मार्च का वो आपको
कल भी मैंने डिस्कस किया था कि इन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और उसके साथ साथ जो DGIS थे उनको बुलाया और उनको ये 3 ऑप्शंस दी थी कि हुकूमत जो है वो मैं छोड़ दूंगा, जल्दी इलेक्शंस आप कहेंगे तो वो करने के लिए तैयार हूँ, उसके बदले में आप ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो विड्रॉ कर लें। अपोजिशन उसको रिजेक्ट करती है, ये चले जाते हैं वापस, इमरान खान को वो बता देते हैं आर्मी चीफ और जो DGIS थे। अगले दिन 27 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है मॉर्निंग में। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इमरान खान भी होते हैं, ये जो सर्विसेज चीफ्स भी थे, और वो सब ये फ़ैसला ये होता है कि ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, इसका बस एक मैक्सिमम ये था कि हम डिमार्च करके इसको जो है वो जो चार्ज दी अफेयर थे अमेरिका के उसको हम डिमार्च कर देते हैं। मॉर्निंग में ये फ़ैसला किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, और शाम को वो जो मशहूर ज़माना इमरान खान का वो जो जलसा था परेड ग्राउंड में 27 मार्च को, जिसमें इमरान खान ने वो पर्चा हिला के कहा था कि ये देखो मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका की साजिश है। अब ये तमाम का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ इस दौरान, मतलब आप 8 से लेके और 27 तक इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मेरी हुकूमत बच जाए। उसमें इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र भी की, उसमें ये अमरीकियों को वेलकम भी कर रहे हैं, उसमें ये अपोजिशन वालों को भी ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दे के कि जो उनकी तहरीक अदम एतमाद है वो विड्रॉ कर लें। ये सारी चीज़ें जब नहीं मानी तो वो आपको याद है, वो अगर आप वो चलवा सकें जो ऑडियो आई थी, इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये साइफ़र के ऊपर हमें खेलना चाहिए और साइफ़र को जो है वो इसको जो सियासी तौर के ऊपर, उसमें मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी के साथ और आज़म खान और ये थे इमरान खान थे, जो डिस्कशन हो रही है जो ऑडियो लीक में। तो ये चीज़ें, ये इमरान खान को जिस दिन ये साइफ़र मिला, इमरान खान ने ये जहन बना लिया था कि अगर ये विड्रॉ नहीं होती तो वो फिर इसको सियासी बयानिए के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और वो इन्होंने अपने जो हामी सहाफ़ी थे उनको भी बता दिया था, और पब्लिकली इन्होंने जो है वो शो ऐसे किया कि जैसे ये एक बहुत बड़ी उनके ख़िलाफ़ साजिश थी। हालांकि ये साइफ़र में आपने ये देख लिया। अच्छा फ़खर, मेरे ख्याल में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आए वो आवाज़ सुनते हैं कि वो क्या ऑडियो लीक क्या हुई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा, शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, खाली करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पास है, उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज हुई है, और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई। तो ये जनाब ऑडियो सुन लिया आपने। बिल्कुल जी, वेलकम बैक जी। अच्छा शाह जी, ये सिर्फ ये नहीं हुआ, ये जो 14, 15, 16 को 3 दिन लगातार ये 3 मुख्तलिफ जो है वो मिनिस्टर्स को भेजा इन्होंने जनरल बाजवा को कि एक्सटेंशन ले लो और ये तरीके अदम एतमाद जो है वो किसी तरह अपना वो इस्तेमाल करके वो वापस दिलवा दो। वो नहीं हुआ, इनसे अपोजिशन पार्टीज़ भी नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ कि जो जनरल बाजवा थे इनको इन्होंने जो है वो इमरान खान ने फिर जो है एक, जब ये इनकी हुकूमत चली गई उसके बाद भी इमरान खान इनसे खुफिया मुलाकातें, 2 मुलाकातें की। एक ऐवान सदर में की थी जो आरिफ अलवी साहब ने एक इनसे वो अरेंज करवाई थी। शिबली फराज भी थे, शिबली फराज भी थे। अच्छा, उसमें इमरान खान ने क्या ऑफ़र की थी जनरल बाजवा को? अगर तायात आप एक्सटेंशन ले लें। नहीं, वो ताहियात वाली इन्होंने भेजा था उसको, जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो जो नौशेरा खटक साहब, उनको कहा था
कि एक बड़ा स्पेशल मैसेज आपको देना है। उन्होंने कहा आप चले जाएं। जनरल बाजवा ने कहा DGISI के ऑफिस वो सिक्योर लाइन है, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो आप मुझे उस सिक्योर लाइन से बात करें। उसमें इन्होंने ताहियात वाली जो खटक साहब ने वो बात की थी, मैंने खटक साहब को फ़ोन करके पूछा भी था, उन्होंने कहा यार ये मैं इस पर कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता। बहरहाल अच्छा, ये जो मुलाकात हुई सितंबर में हुई थी जनरल बाजवा के साथ, इन्होंने आरिफ अलवी उस टाइम सदर थे, ऐवान सदर में, उसमें इमरान खान भी मौजूद थे। उस मुलाकात में इमरान खान ने जनरल बाजवा को ऑफ़र की कि 3 महीने, वो सितंबर था, नवंबर में जनरल बाजवा ने जाना था, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था और नए आर्मी चीफ़ ने आना था। इमरान खान ने उनको कहा कि आप नवंबर में ना जाएं, 3 महीने आप मज़ीद एक्सटेंशन ले लें या 6 महीने एक्सटेंशन ले लें, तो आप जो है ना ये इलेक्शंस करवा के बाद में जाएं, वरना ये इलेक्शंस नहीं होंगे। ये जनरल बाजवा के साथ ऐवान सदर में मुलाकात हुई, उसमें इमरान खान ने पब्लिकली ये क्या बयानियाँ बना रहे थे कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई है अमेरिका के कहने के ऊपर। प्राइवेटली जो खुफिया मुलाकात हुई ऐवान सदर में, उसमें कह रहे हैं आप अभी ना जाएं, इलेक्शंस करवा लें, उसके बाद जो है ये उस पर वो किया जाए, आप चले जाना। अच्छा, उस दौरान जनरल बाजवा ने जो इमरान खान के साथ 2 फेवर्स की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि एक जो चीज़ आपको याद है कि जब ये इमरान खान की हुकूमत चली गई, मुस्लिम लीग काफ का और नून लीग का आपस में इल्हाक हो रहा था, चौधरी शुजात हुसैन मान गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो है वो उन्होंने जी मुझे आना अच्छी था। तरह याद है। जी हाँ, तो जनरल बाजवा ने डायरेक्टली फ़ोन किया, चौधरी परवेज़ इलाही रास्ते में थे, चौधरी शुजात के घर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वापस ना जाओ, उनके साथ ना मिलो और हुकूमत कंटिन्यू करो। ये इमरान खान को इन्होंने मैसेज भिजवाया बाजवा ने कि आप पंजाब हुकूमत ना छोड़ें और KP हुकूमत भी ना छोड़ें, और परवेज़ इलाही को मैं भिजवा रहा हूँ, वो हुकूमत में कायम अभी जो है उसकी हुकूमत कायम रहे। दूसरी, उन्होंने टेलीफोन किया उसी दिन ही MQM वालों को, और MQM वालों को भी कहा कि तुम इमरान खान से जाके मिल लो और जो भी उससे बातचीत हो। MQM वालों ने बाद में जनरल बाजवा को फ़ोन करके शिकायत लगाई कि इमरान खान हमसे मिलने आया, 18 मिनट की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने वोट का बात ही नहीं किया, तो हम कैसे उसको जो है वो उसके हक़ में वोट दें और नो कॉन्फिडेंस में ना जाए। तो ये 2 जनरल बाजवा ने उस टाइम फेवर की, और इमरान खान ने उसके बावजूद भी जो है ना ये सारा कुछ पब्लिकली कुछ और कहता रहा, प्राइवेटली जाके ये बाजवा को कहता रहा कि तुम मज़ीद एक्सटेंशन। ये उसकी हुकूमत जाने के बाद अप्रैल में इसकी हुकूमत गई, सितंबर में मुलाकात हुई, और ये कि तुम इलेक्शंस करवा लो उसके बाद चले जाना। तो ये इमरान खान ने जो है ना ये हमेशा से सियासी तौर के ऊपर ये कुछ और पब्लिकली ये कह रहा होता है, अंदर खाते ये कुछ कह रहा होता है, और साइफ़र का भी जो है ये इसी तरह का मामला है। इसलिए मैं कल कह रहा था कि ये जो साइफ़र वाला मामला है, इसके ऊपर दोबारा मैं समझता हूँ कि ये जो एक सीक्रेट और जो डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। वो इसलिए कि आप अदालत को गलत बयानी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मेरे पास ये जो कॉपी है वो गुम हो गई है, और वही सहाफ़ी जो कि PTI के हक़ में पूरी कैंपेन, एक पूरा एक एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर इनके साथ पिछले 2-3 साल का आप उसका चेक कर लें, अलीमा खान के साथ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बाकियों के साथ हो रहे हैं, तो उसमें जो है उसी के पास वो पहले एक दफ़ा कंटेंट भी छाप चुका है, वो फिर ये इसकी कॉपी का वो पब्लिश होना। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई एक बड़ी कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये इस हवाले से आगे कुछ ना कुछ ये होना चाहिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई। चलें लेट्स सी। मेरा तो अगेन इसके ऊपर व्यू यही है कि सज़ा हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड है, और इस बात पे देखा जाना चाहिए कि क्या चीफ़ एग्जेक्टिव किसी डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड कर सकता है या नहीं। कर सकता है। ठीक है ना? अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव का वो जो कल आप एक बात कर रहे थे ना, देखें जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ है ना, उसमें है ये प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार होता है कि वो कोई भी क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट है वो उसको डिक्लासीफाई का जो है वो दर्जा दे सकता है। तो वो इतना वो मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान ने इसको डिक्लासीफाई नहीं किया था। जो इनके सज़ा होने तक भी जो है ना ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड ही था, और यही वजह क्लासिफाइड ही था, इसकी वजह से इन्होंने इनकार किया कि वो मेरे पास मेरा नहीं है। ख्याल कि इनके वकील क्या कर रहे थे। हालांकि ये तो जब उन्होंने ख़त लिख दिया चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर को, चीफ जस्टिस को, तो ये पब्लिक नहीं, पब्लिक नहीं होता ना। पब्लिक तो शाजी ये है कि मतलब आपने वो ओपन फॉर पब्लिक भी हो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है वो चीज़, मतलब अगर वो अहम ओहदेदारों को जाता है वो चीज़ और है। ठीक बात। तो अच्छा, इमरान वैसे खान ने आज एक और बात हुई है। आरिफ अलवी साहब पहली दफ़ा आज बोले हैं, पता आपको? अच्छा, वो क्या आरिफ अलवी साहब ने इस जो साइफ़र है उसके बारे में आज ख्यालात का इज़हार किया और बताने की कोशिश किया कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो PTI के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ या उनके लीडर के ख़िलाफ़ लगी रही। और उन्होंने इस बयानिए की तोसी की पहली दफ़ा वो जब से सदर के ओहदे से निकले हैं, बाहर गए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। पहली दफ़ा उन्होंने सियासी बयान दिया और कहा कि ये साइफ़र ठीक है और ये साबित होता है, मतलब उसका बड़ी लंबी
ट्वीट किया उन्होंने। और वो आरिफ अलवी साहब जो है वो अपने ऐवान सदर में बुला के जो है उनसे मिन्नत तरले भी करवाते मीटिंग्स भी करवाते रहे। पता नहीं आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान में या बाहर है? बाहर हैं। वो उनके बेटे ने एक दफ़ा वो किया हुआ था कि वो पता नहीं एग्जाइल में, हालांकि ये सदर को तो इस्तेस्ना होता है वो। जी जी, ऐसे ही। फ़खर वैसे चलते चलते एक खबर भी आपको देता जाऊँ। ये साइफर वाली जो आपने बात बताई है ना, एक हमारे सफ़ीर हैं, बड़े अच्छे, बड़ा काम करते हैं। अगेन मेरे ज़ाती दोस्त नहीं है ना, मैं कभी, मुझे याद भी नहीं पड़ता, एक तकरीब में मुलाकात हुई थी, यानी कि तकरीब में मैंने इनको देखा था बोलते हुए। खलील हाशमी इनका नाम है, ये चीन में हमारे सफ़ीर हैं। अच्छा। और आपको पता है चीन में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब 23 मई से 26 मई को जा भी रहे हैं, और फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन्हें आज चीन की हुकूमत ने सरकारी तौर पे बेस्ट डिप्लोमेट का अवार्ड दिया। अच्छा। बेस्ट डिप्लोमेट का भी अवार्ड दिया। मैं इत्तेफाक से कुछ बड़े जानने वाले लोगों में बैठा हुआ था जो चीज़ों को बड़ा जानते हैं, तो वो साइफर के ऊपर ही बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो खलील हाशमी है, इन्होंने भी पिछले दिनों कोई साइफर लिखा है। अच्छा। जिससे सुना ये है कि हुकूमत कोई इनसे खुश नहीं है। अच्छा। देखें, जो काम होता है डिप्लोमेट का, असद मजीद ने भी अपना काम प्रोफेशनली ठीक किया कि जो हुकूमत यानी कि अमरीकी हुकूमत कह रही थी उन्होंने लिख दिया। और जो खलील हाशमी साहब हैं, इन्होंने भी सुना कोई ऐसे ही साइफर लिखा है जिसकी वजह से बाज़ हुकूमत के आला ओहदेदार जो हैं वो नाराज़ हैं। अगर किसी ने कोई इस पर बात की तो हम उन ओहदेदारों का नाम भी बताएंगे। तो ये बात तो ख़त्म हो गई, आगे चलते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक और बड़ा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आज इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत है, उसके सरबराह जज हैं अफजल मजूका साहब, एडिशनल सेशन जज हैं। उन्होंने आज एक फ़ैसला दिया, फ़ैसला दिया है उस नौ उम्र लड़की के बारे में, सना यूसुफ के बारे में, जो पिछले साल 5 जून को उसे एक बंदा उमर हयात नाम का एक नौजवान है, उसने कत्ल कर दिया। और हमारे पास हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं अरफा, वो इसको कवर करते रहे। तो हमारे पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो मैसेजेस मुल्ज़म की तरफ से किए गए सना यूसुफ को। और मैसेजेस से क्या पता लगता है कि वो सना यूसुफ से बात कर रहा है और सना यूसुफ को प्रपोज़ कर रहा है, और वो ना कर रही है, और बाद में वो उनके घर में घुसता है और सना यूसुफ को मार देता है, कत्ल कर देता है। अब सज़ा इस मुल्ज़म को हुई है 20 साल कैद सज़ा हुई है, 10-10 साल कैद, यानी कि एक तो इलीगली किसी के घर में ट्रेस पास करना, ये भी एक जुर्म है। एक इसी तरह के एक और काउंट में है गालबन इलीगल असला रखने के वाले से, और दूसरा ये है, तीसरी इनको सज़ाए मौत हुई है। और ये जो 20 साल की कैद के साथ इन्हें 20 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है, 2 मिलियन जुर्माना भी हुआ है। तो ये तमाम सज़ाएँ इकट्ठी चलेंगी, इसलिए इनको सज़ा होगी, कैद में इन्हें टाइम गुजारना पड़ेगा 10 साल, और अगर जुर्माना ना दिया गया तो तकरीबन 2-3 साल और बढ़ेंगे, और फिर इनको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो मेरे ख़्याल में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है जज साहब ने कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से केस इस तरह के नहीं सुने जाते। लेकिन मेरे पास फ़ख्र इसके ऊपर, मुझे आप पहले अपनी राय देना, आपने भी देखा, बाद में अगले केस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल शाह जी, देखें असल में ये जब ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद एक खौफ व हिरास भी फैल गया था, ख़ास तौर पे उन बच्चियों के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर वो करते हैं कि कोई पता नहीं कल को कोई इस तरह का आए, कोई अननोन बंदा आए और वो इस तरह उनकी बच्चियों को जो है वो मार के चला जाए। तो ये अदालत का ये जो इस तरह इंसाफ दिलाना, और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 1 साल में जो है इसका वो फैसला हो जाना, ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव एटलीस्ट वो है डेवलपमेंट। अफजल मजूका साहब को मैं तो पूरे नंबर दूंगा कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और खुदा पुलिस ने भी ज़ाहिर है इस पे काम किया, पुलिस को भी पूरा क्रेडिट जाता है। उस टाइम अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी इसके कातिल को ढूंढने के हवाले से, क्योंकि उस टाइम और पकड़ लिया था सरगोदा से जाके। फ़ोन भी ये उस बच्ची का जो फ़ोन था ये खुद ये ले गया था या इसने डंप कर दिया था, कुछ इस तरह का था, और पुलिस ने उस टाइम बड़ा अच्छे वो किया था इन्वेस्टिगेशन। अच्छा फ़ख्र, एक और वाक़या है जो हमने यहाँ से रिपोर्ट किया था, वो 1 साल पहले मार्च के महीने में ये सेक्टर G7 में एक बच्चा 28 साल का नौजवान वो अगवा हुआ था। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में काम करता है, नौजवान बड़ा गुड लुकिंग गाय। तो आरिफ शाह
इस्लामाबाद पुलिस के अफसर थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा और फिर बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और हमारी पुलिस से बात भी हुई थी और उन्होंने बताया कि उस बच्चे की जो लाश है वो अप्रैल के वस्त में उन्होंने आरिफ शाह के बहनोई के घर से बरामद कर ली थी। इल्ज़ाम लवाकिन का ये था कि आरिफ शाह ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनके बच्चे को कत्ल कर दिया। अब बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। 1 साल की जर्नी आई है और इत्तेफाक देखिए कि ये जर्नी भी आई है इन्हीं जज साहब के पास, अफजल मजूका साहब के पास। तो मुझे रब्ता किया था इनकी बहन है और इनके वालिद साहब, तो उनको मैंने दावत दी है। आइए उनसे बात सुनते हैं, उनसे पूरे 1 साल की जर्नी सुनते हैं कि क्या हुआ। आइए जी चलते हैं। गुल खताब साहब और हमीदा साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एक तो बड़ा अफसोस है ज़ाहिर, आपका बेटा जवान साल बेटा 28 साल उम्र, हमज़ा नाम है आपके बेटे का। मैं जानना चाहूँगा कि 1 साल पहले ये वाक़या हुआ मार्च के महीने में और फिर अप्रैल के महीने में आपको आपके बेटे की डेड बॉडी मिली। कुछ आप बताएं कि हुआ क्या? आप बाप थे, आप बहन हैं? उसको 23 मार्च को और 11 तारीख थी, 11/3/25 मार्च था, मार्च का महीना था। 11 तारीख की छठा बख्तावर में मेरे बेटे से लड़ाई की है उसने। पैसे उसके पास थे। बुजुर्गों, आपके बच्चे कितने हैं और जो हमज़ा जो वफ़ात पाया इन हालात में, वो कितने नंबर का बच्चा था? और हमजा से 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। 6ठे नंबर पे हमज़ा था। ठीक है जी। हम 8 बहन भाई थे, 4 बहनें 4 भाई, और उसका जो नंबर था वो 6ठे नंबर पे था। जी। और वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में काम जी करता जी, असिस्टेंट वहाँ पे जॉब असिस्टेंट करता ये था कह रहा वहाँ है पे। कि चपड़ासी है। है। मैंने कहा यार देख, खुदा का खौफ कर, ये बात अब मर भी क्या ऐसी बात करे। सिस्टम था, पे स्लिपें उसकी हैं, सब कुछ है। ये लड़ाई हुई है आपके बेटे हमज़ा की जो 28 साल का था, उसकी आरिफ शाह की। आरिफ शाह जो कि ज़ाहिर पुलिस ऑफिसर थे। जी, जी, फॉर्मर पुलिस। 1 करोड़ 30 लाख रुपया था। हमजा ने कुछ मांगे हैं वापस, तो उन्होंने वहाँ लड़ाई की है। फिर मुझे शाम को बताया मेरे आरिफ शाह ने लड़ाई की, तो उसके बाद। और ये पैसे किसके थे? हमजा के थे। हमजा प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था, तो सेनेट में मुलाजम भी था। ठीक। मैंने कभी उससे पैसा लिया नहीं है। वो मैंने कहा बच्चे तो अपना कोई चीज़ बना लें, कोई मकान शान बना लें, कुछ कर लें, तो इसलिए मैंने उससे मनी मांगी। तो आरिफ शाह ने उसको पैसे लेकर, पहले हमारे पड़ोस में रहते थे। आरिफ शाह हमारे पड़ोस में रहता था, उसका बेटा भी हमारे पड़ोस में रहता था। एक साथ तो स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज गए। कॉलेज के बाद उन्होंने वो शिफ्ट हो गए हैं। उसने इकरा लड़की मारी है। जी, वो जो पुलिस में थी, एक पुलिस कांस्टेबल। जी जी, जिन 2022 में उन्होंने कत्ल किए, हमें पता नहीं चला। लेकिन ये बात देखिए, उनका उस बच्ची का जो हलाकत है वो तो बड़ी पुरस्कार हालात में हुई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन वो मामला अदालत में नहीं गया, वो तो अदालत में गया था सर। अच्छा। ये वहाँ से पैसे दे के वो वहाँ से भागा था। भागने के बाद फिर उनसे जाके दबाव डाल के राजीनामा सर करवाया। हम भी अदालत में जाते थे ना, ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा बार इनके जाते बंदे आ जाते थे, ठीक है। और इकरा की फैमिली के साथ भी यकीनन ऐसा ही हुआ है। जिस तरह हम लोग जाते थे, हम बहनों को अलग डराया जाता था कि अदालतें भी हमारी है, पुलिस भी हमारी, हम पहले भी बाहर। ये कौन धमकी देता था आपको? ये आरिफ खान के बंदे, उसके भनोई वगैरह, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के बंदे हमारे घर पे भी भिजवाए जा रहे हैं। अभी कल का वाकया भी है। अच्छा। मेरे भनोई को बुलाया जा रहा है, मेरी बहन के ऑफिस में चली जाती है। इस तरह के मामलात हम 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट किया किसी जगह पे कि इस तरह आपको धमकी दी जा रही है? सर हमने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि अब्बू को हमने बहुत तसल्ली दी इस चीज़ की कि जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है। हमारे भाई के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है ना, हमने अपने भाई का बदला ज़रूर लेना है अदलिया के ज़रिए। ठीक है, आप इंसाफ चाहती हैं बेसिकली? इंसाफ हम चाहते हैं। अब पुलिस ने सही ईमानदारी से काम किया। अब उनके बयान जरा सब कुछ हो चुकी है। अब अदलिया पर हमें एतबार नहीं आ रहा, हमें डर है, खतरा है। नहीं, लेकिन वैसे मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, जो अफजल मजूका है जी, अच्छे जज हैं। बहुत अच्छे। और आपके अभी केस से पहले
हमारी गुफ्तगू हो रही थी। सना यूसुफ का एक केस है, इनोसेंट लड़की, उसको कत्ल किया गया है और उन्होंने मुलज़म को 10 साल कैद और सज़ाए मौत दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बेहतर होगा। मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा था कि चूँकि आप वालिद हैं, आप पहली दफ़ा जो है वो बात कर रहे हैं, मैं आपके घर पे मिलने आया था आपसे 1 साल पहले। मैं जानना चाह रहा हूँ, आज अगर आप 1 साल पीछे जाते हैं, लुक बैक करते हैं सारे वाक़यात, तो कुछ थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि आपका बेटा घर में नहीं है, वो सब कुछ क्या वाक़यात थे? वो ऐसा हुआ था, 15 रमज़ान को गया था बच्चा वहाँ पर, ठीक है, मनसेरा में। तो वहाँ जाके इसके मोबाइल बंद हो गए थे। ठीक। 15, 16, 17, 18 तारीख को हमने FIR वहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। ठीक है। फिर इन्होंने आके हमारे से बयान लिए, यार से महल्ले में झगड़ा नहीं। हमने कहा 11 तारीख को आरिफ शाह के साथ झगड़ा हुआ है, 11 मार्च को। ठीक है, आपने पुलिस को बता दिया? मैं बता दिया। ठीक है। उसके शक में फिर वो गए मनसेरे, वहाँ पता किया उन्होंने। उसने कहा कि मैं वहाँ से घर से लेके आया हूँ 16 तारीख को, आके खाकी अड्डे पर उतार दिया। पर हमने वो वीडियो वहाँ की देखी है, बाजार की। ये पुलिस ने इकट्ठी की थी वीडियो या? सर एक और काम मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये क्रिमिनल बंदे हैं, आपको पता है, ठीक है? नहीं, मुझे पहले उनकी बात मुकम्मल होने दो, मैं आता हूँ। वीडियो वाली बात पे से अच्छा, शुरू कर रही हूँ जी। कि इन्होंने ना पहले ये वहाँ पे जो 3-4 दिन पहले मौजूद था, देखिए 16 तारीख को उसने मेरे भाई को ख़त्म कर दिया था। ये जो 18 तारीख तक वहाँ पे था, हर जगह की इसने वीडियोस वगैरह खुद डिलीट वहाँ से करवा दी थी। ये जो हमें एक वीडियो मिली थी, ये हमने खुद बड़ी मुश्किल से एक बेकरी की शॉप से ली थी और हमने पूछा ये हमज़ा है? मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है इस टाइम पे, और वो इस पे इकरार भी करा है कि ये हमज़ा तो नहीं है, हमज़ा तो गाड़ी पे पीछे बैठा हुआ है। और जिस बंदे का वो कह रहा है मैंने लिफ्ट दी है, वो साबिर हुसैन शाह था, वो जो कातिल ये जो इसमें मौजूद थे। अच्छा, और ये अदालत में आपने सब चीज़ें पेश की हैं? जी जी, एट दैट। अच्छा, ये बताएं कि आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, फिर पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की? पुलिस का ज़रा एक साथी अफसर था, तो पुलिस ज़रा उन्होंने रिलक्टेंस तो नहीं थी, पीछे तो नहीं थे? नहीं, उनको जब वीडियो उन्होंने देखी है ना, इसकी बातों में शक आ गया था उनको। ठीक, हमजा के गाड़ी में मुड़ती हुई नज़र आ रही है, और तो उनको शक हो गया था पुलिस को। पुलिस अपने खुफिया उनके पता कर रही थी। अच्छा, फिर पुलिस उसके घर में चली गई? घर में गई है पुलिस। पहले मोबाइल मिले थे ना हमें, लोकेशन लोकेटर से हमें मोबाइल मिले थे। G10-1 का इशारा आपने देखा होगा, इसने बड़ी चालाकी से ना 16 तारीख को जब मारा है 12 बजे, वो जो कह रहा है ना खाकी अड्डे पे वो उतरा है हमज़ा, उसी गाड़ी पे अपने भनोई को बैठाया है। बैठाने के बाद G10 का इशारा 2-3 गाड़ियाँ चेंज हुई थी, ठीक है? वो जो जंगल बना हुआ है ना, तीनों मोबाइल इस तरीके से रख दिए, और हम सब लोग हमज़ा को कॉल करें, वो कॉल पिक नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 दिन। फिर 19 तारीख को लोकेशन लोकेटर की मदद से मोबाइल जब मिले हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हमज़ा इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, तो फिर पुलिस ने कैसे घर से रिकवर किया और किस हालत में थी लाश, ये भी बताएं। ये उसने खड्डा खोदा है घर के आगे, भैंसों के बाड़े के आगे। ठीक, कुछ 6-7 फुट नीचे खोद के नीचे गोबर डाला है, ऊपर उसकी लाश डाली है, ऊपर मिट्टी डाल दी है, ऊपर घोड़े बांध दिए। अच्छा, तो सूंघने वाले कुत्ते नहीं डिटेक्ट कर सकते? और जो लाश भी जहाँ पे उसने वो गड़ा घोंदा था, वो अपने घर के पास नहीं, अपनी बहन के घर पे, बहनोई के घर पे, साबिर हुसैन शाह के घर के पास, वहाँ पे ये घड़ा घोंदा गया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट का था फासला गाड़ी का। अच्छा, और फिर पुलिस ने कैसे रिकवर कर लिया तफ्तीश के दौरान? इसे तफ्तीश किया, फिर ये माना है, इसको साथ लेके गए हैं वहाँ जाके इसने निशानदेही की है आरिफ शाह ने, फिर लाश निकाली पुलिस। तो अभी क्या है फैसला, कब तवक्को कर रहे हैं, कब आएगा? बस 1-2 दिन की बात है। 1-2 दिन की बात। जी, कल 19 से 20 है, 21 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक हो जाएगा, या थर्सडे तक। हमें आपके बेटे की जो वफ़ात है उसका बड़ा दुख है, और हमने इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ उठाई है, और हम बिल्कुल आपका जो दुख है वो मैं उसको समझ सकता हूँ। हमें इस टाइम पे अदलिया से इंसाफ की है कि वो इंसाफ किया जाए। अगर ऐसे बंदे को दोबारा छोड़ा गया ना, डॉक्टर आला ने बहुत तमन किया है, हर बंदे ने तमन किया है, असम्बली से तमन हुआ है, हर जगह से तमन हमारे साथ पुलिस ने भी किया है।
नहीं, आई बिलीव कि अदलिया भी करेगी और आप बिल्कुल उम्मीद रखें कि इसका आपको इंसाफ मिलेगा। सर और एक काम उन्होंने और किया हुआ है, वो जो खड्डा खोदने वाले मजदूर यहाँ से लेके गए थे, वो वहाँ पर खड्डा खुदवाया, वापस ले आए, ये मजदूर छुपा लिया इन्होंने, मजदूरों को पैसे दे इन्होंने अगले गायब दिन कर पेश दिया किया है, उनको खुद उसके बेटे लेके आए, अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए। उनको मजदूर है पठान है बेचारे, कोई है, उनको दबाया हुआ है, वो मजदूर पुलिस को भी नहीं मिल रहे हैं, तो मजदूरों कल बयान देंगे। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। आई बिलीव कि देखें, सबसे अहम बात यह है कि आपके बेटे की लाश की रिकवरी है वहाँ से, इससे बड़ा और सबूत कोई होता नहीं। लेकिन चलें, ये तो एक डिटेल्स हैं, इसमें मुझे यकीन है कि एक अदलिया की तरफ से एक अच्छा फ़ैसला आएगा, जो केस उनके सामने होगा वो उसके मुताबिक इंसाफ करेंगे आपसे, और मुझे यकीन है कि आपके दिल में इत्मीनान ज़रूर आएगा जब आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे डर लग रहा है यार, वो मजदूरों से गलत बयान ना दिलवाएं। नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आप बिल्कुल उम्मीद रखें, बेहतरी की उम्मीद और रखें। सर हम ये चाहते इस बंदे को सज़ा दी जाए। देखे जैसे भी ये पहले भी बाहर निकल आया है ना, ठीक है, अब चाहे उस लड़की वालों ने, इकरा लोगों ने पैसे लिए, आई थिंक जो भी कुछ किया है, ठीक है, मैं ये चाह रही थी अगर वो शायद उसको पहले मिल गई होती ना, तो यकीन करे आज मेरा भाई होता। और मैं ये कहता हूँ कि इस बंदे ने एक इकरा को मेरे भाई का मर्डर नहीं किया, इसने बेशुमार मर्डर किए। वो वहाँ पे आता है ना अदालत में, वो इतना खुश हुआ होता है जैसे कुछ पता नहीं उसने क्या कर दिया, उसको कम इम्तियाज देना चाहिए। आपके तो फैमिली रिलेशन थे? नहीं, हमारे कोई नहीं थे इसके साथ, बेटे के थे। बेटे के ही? अच्छा, बेटे के इसके साथ पढ़ रहे थे इनके, क्योंकि मेरी अम्मी की 15 साल पहले डेथ हो चुकी थी, फिर ये स्कूल कॉलेज में इसने इसको अपना बेटा बना के रखा हुआ था, और वो जो इकरा बच्ची थी ना, उसको भी ये बेटी कहता था। अब ये जब अपने बंदे ये हमारे पास माफी के लिए भिजवा रहे हैं, इस बच्चे की भी शादी नहीं हुई थी, शादी से अब पहले जब ये अपने बंदे हमारे घर पे भिजवा रहे हैं, हम यही कहते हैं ना भाई, दूसरों की औलाद को साथ, ये कि अगर इसकी अपनी औलाद के साथ होता, ये बर्दाश्त कर सकता है? हमें उम्मीद है कि इंसाफ आपको मिलेगा, और इसीलिए आपने हमसे रब्ता किया, हम आपको वेलकम करते हैं, और उम्मीद है कि आपकी जो बात है हमारी आला अदलिया और हमारे जो जज साहिबान हैं वो भी सुन रहे होंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म को रिक्वेस्ट करता हूँ, मसलन नकवी को भी करता हूँ, और जजों को भी कहता हूँ, मेरे बेटे का इंसाफ दिलवाएं हमें इंशाल्लाह कि मिलेगा। जवान बेटा, जवान भाई चला गया, इससे बड़ी अब वो तो आ नहीं ना सकता, हम अगर हमें इंसाफ तो चाहिए ना। कोई शक। जी वेलकम बैक। फ़खर, प्रोग्राम तो आज का यही था, मेरे ख्याल में इजाज़त लें। बिल्कुल, ये नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पर शेयर कीजिए।